नवा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे इजराइल हमास संघर्ष की। इजराइल हमास संघर्ष में ईरान की भूमिका की, रूस यूक्रेन युद्ध की, दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों की और पाकिस्तान की ओर से देश से बाहर निकाले जा रहे अफगानियों की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला प्रश्न सर है, इजराइल हमास संघर्ष अब किस दिशा में जा रहा है? नीरज जी, ये जो इजराइल हमास का जो अभी संघर्ष है, और हमास नहीं, अब तो मैं कहूँगा कि चूँकि तीनों आ गए हैं, लेबनान से हिजबुल्लाह भी और यमन से देखिए हौथी भी शामिल हो गए हैं। तो ये जो लड़ाई है, अब तीन तो फ्रंट खुल गए, ऑलरेडी खुल चुके हैं इजराइल के साथ। तो इजराइल को लेबनान की तरफ भी देखना पड़ रहा है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह, हालांकि लेबनान ने बोला है कि डायरेक्टली वो लड़ाई में नहीं है, समर्थन जरूर कर रहे हैं वो, लेकिन पूरा साउथ लेबनान तो हिजबुल्लाह ही कंट्रोल करता है। हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी आर्मी है, तकरीबन 1 लाख की आर्मी है। उतने ही तकरीबन उसके पास रॉकेट्स हैं, उसके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके पास ड्रोन्स हैं, UAV है, रॉकेट्स हैं, उसके पास मिसाइल्स भी हैं। तो एक तरह से हिजबुल्लाह पूरी काफ़ी बड़ी एक आर्मी की तरह है, और पहले भी वो इसके साथ संघर्ष में रहता रहा है इजराइल के साथ। उसके साथ हमास तो चल ही रहा है, हमास तो शुरू हो गया था उसी समय। लेकिन अब जो है 27 दिन है, अब जो है आप देखिए 2 दिन से जो हौती जो विद्रोही हैं, मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट हैं उधर यमन में, वो भी आ गए हैं। और यही नहीं, बढ़ इसलिए गया कि अब मिसाइल वॉरफेयर भी शुरू हो गया है। आप देखिए हौतियों ने वहाँ से एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है लॉन्च की थी इजराइल के ऊपर, जिसको इजराइल ने मार गिराया अपने एरो 3 मिसाइल से। ये एक एंटी मिसाइल है। पहली बार इसको इस्तेमाल किया इजराइल ने, इस एंटी मिसाइल को, जो मिसाइल बनाई गई थी मिसाइल मारने के लिए। और ये इन्होंने इनकी अपनी और अमेरिका से जो टेक्निक मिली है उनके हिसाब से बनाई गई थी। ये दोनों इजराइल की एक जो फैक्ट्री है उनकी, IAI, इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, और अमेरिका के BAE सिस्टम्स हैं जो डिफेंस उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने मिलके बनाई है। और बहुत ही बहुत अच्छी मिसाइल, बहुत ही नई और कामयाब मिसाइल मानी जाती है मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये भी यहाँ तक ये पहुँच गया है। वहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि हिजबुल्लाह को हमने पहले ही किया। हमास का जो है उसमें देखिए काफ़ी डिले करने के बाद इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू किया है। लेकिन ये सब जानते थे कि ये पूरा अर्बन वॉरफेयर है। अर्बन वॉरफेयर, बिल्टअप एरिया, मतलब वहाँ इतनी बिल्डिंग्स, इतने नदी तो नहीं, नाले या स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, उनमें मैनवर करना, खास करके जो आदमियों को भी और टैंक्स को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओपन जगह होती है तो वहाँ तो जगह मिल जाती है, आप कहीं से जा सकते हैं। उतनी जो खुले मैदान है वहाँ दिखाई पड़ता है, विजिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। यहाँ विजिबिलिटी नहीं मिलती, कितना देखेंगे आप। तो इसलिए इजराइल ने जो पहले 5-6 दिन काम किया, वो काम किया उन्होंने, जो टारगेट हैं जहाँ उन्होंने समझा कि यहाँ पर हमास है, उनका लॉजिस्टिक एरिया है, उनके कमांड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, उनको टारगेट किया बाय एरियल या रॉकेट फायर करके। और अभी तक कहा जैसे है, उन्होंने 20 से ज़्यादा उनके कमांडर्स को मार दिया है। कई हमास के इनके मिलिटेंट्स को उन्होंने बंधक भी बनाया है। और देखिए, कहा यह जा रहा है कि 30% गाजा की जो इमारतें हैं वो ढेर हो गई हैं। टनल, एक जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इतनी ज़्यादा टनल बन चुकी हैं, कहा यह जा रहा है कि कुल मिला के तकरीबन 500 किलोमीटर की जो जिगजैग बनी हुई हैं, टनल बनी हुई हैं। 30 से 50 मीटर नीचे तक की टनल बनी हुई हैं। उनमें हेडक्वार्टर्स हैं, उनमें इन्होंने अपना साजो सामान जितना है वो रख रखा है।
उसमें उनके जो खाने पीने से लेकर के जो ये तेल और बाकी चीज़ों का भंडार भी उसी में उन्होंने कर रखा है। और जो सब मुख्य चीज़ है, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, कि उसी में जो अभी इजराइल ने बोला है कि 240 करीब बंधक लिए हैं जो ऑलरेडी अभी इनके कब्जे में हैं। जो हमास ने तो पहले कहा था कि इजराइल की फायरिंग में करीब 30 मारे गए हैं, जो भी है अभी कंफर्म तो है नहीं, बट इजराइल ने कंफर्म किया है कि 240 अभी के हिसाब से बंधक हैं हमास के पास। वो बंधक भी इन्हीं टनल्स में हैं। टनल्स की रूपरेखा अलग है, टनल्स वॉरफेयर भी अलग है। अगर एक तरफ से जा रहे हैं, ये पता नहीं कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर उन्होंने एक्सप्लोजिव लगा रखा हो, IED जिसे कहते हैं, अपनी बनाई हुई एक्सप्लोजिव डिवाइस कर लगा रखी हो, या कहीं बूबी ट्रैप कर रखा हो कि जाते फायर हो और नुकसान हो, और एक जगह हुआ भी। तो ये कुछ मुश्किलें हैं एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की। और जो इनकी इंटेलिजेंस से पता लगा कि मैक्सिमम जो कमांड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स हैं, टनल्स हैं, वो हॉस्पिटल्स के नीचे से हैं, स्कूल्स के नीचे से हैं, जो ये रिफ्यूजी कैंप्स हैं उनके नीचे हैं। ये जानबूझ के बना रखा था हमास ने कि इन जगहों पर ये टारगेट कर नहीं पाएंगे। दूसरी जो चीज़ें मुश्किल जो इजराइल के लिए थी, जो सड़कें थी सकरी पतली हैं, वहाँ कैसे जाएंगे, क्योंकि अगर एयर जा रहा है ऊपर, टैंक्स ले जाने पड़ेंगे उनको सपोर्ट करने के। पहले तो इन्फेंट्री जाएगी आगे पैदल से, है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए साथ में टैंक्स चाहिए, उसके लिए आर्टिलरी चाहिए, बाकी जो रिप्लेनिशमेंट है, साजो सामान है, वो पीछे से आएगा। तो इतनी सब चीज़ों को एक साथ ले जाने की वहाँ जगह नहीं थी, इनका कोई लॉजिस्टिक्स वहाँ पर था नहीं, वो भी इन्होंने बिल्डअप करना था। और जितनी ये बिल्डिंगें ध्वस्त हुई हैं, जो मलबा वहाँ गिरा है, उसको भी साफ करना पड़ेगा कई जगह जाने में। और ऐसी जगहों में जो दुश्मन है, जो हमास है, उसका फ़ायदा है, क्योंकि वो किसी बिल्डिंग में कहीं भी रह करके इनको टारगेट कर सकता है, इनको पता लगेगा नहीं। कभी नीचे टारगेट कर सकता है, वही आदमी ऊपर से जाके टारगेट कर सकता है। वहाँ जैसे मैंने कहा, IED ब्लास्ट भी करा सकते हैं, बूबी ट्रैप कर सकते हैं कि इनके जाते इन्हीं का नुकसान हो। और हुआ भी है, जहाँ आपको पता है कि परसों जो है इनके 15 सैनिक जो इजराइल ने बोला है मारे गए हैं इसी वजह से, जबकि हमास ने कहा कि 40 इनके सैनिक मारे गए हैं। तो ये मुश्किलें हैं इस लड़ाई में, खासकर अर्बन वॉरफेयर जो ऐसे करते हैं, और उसके साथ जब टनल मिल गई है। लेकिन इजराइल के साथ जैसे इनकी खुद की इंटेलिजेंस है, अमेरिका का भी काफ़ी हाथ है, उनकी स्पेशल फोर्सेज वहाँ हैं। अमेरिका के एक जनरल थे जो जनरल जेम्स एलमी उनका नाम है, वो पहले मेरीन की जो स्पेशल फोर्सेज थे, उस मेरीन स्पेशल फोर्सेज हैं, उनके कमांडर थे, वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। सेंट्रल कमांड के कमांडर भी वहाँ पर आए हुए थे। ये सब उनको इस बारे में बताने के लिए, दिखाने, ये करने के लिए कि जल्दीबाजी नहीं करें और खुद पर अपना नुकसान नहीं करें। तो ये चीज़ें काफ़ी सोच समझ करके अभी इजराइल आगे बढ़ रहा है। और अब जो है, आपको पता है कि उन्होंने गाजा में काफ़ी कुछ इलाके में उन्होंने कब्जा कर लिया, जिसको अपना अभी बेस बनाएंगे और वहाँ से ये और आगे बढ़ें। लेकिन ये भी देखना है कि अभी भी हमास इनको तगड़ा मुकाबला दे रहा है। एक तरह से मैं कहूँगा कि इस इलाके में अर्बन जो वॉरफेयर हम कह रहे हैं, वहाँ गुरिल्ला वॉरफेयर सबसे आसान है। किसी भी बिल्डिंग में कहीं भी आ जा सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। उन्होंने खुद टनल बनाई है, खुद बिल्डिंगें हैं जिनको वो अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ वो जा करके इनके ऊपर काफ़ी कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो ये कुछ मुश्किलें हैं जो सामना करना पड़ रहा है इजराइल को। और हमास फिर भी रॉकेट्स इनके ऊपर दागे जा रहा है। जो इनके शहर हैं, बॉर्डर, वहाँ भी रॉकेट्स जा रहे हैं। कुछ घुसपैठ भी हो रही थी हमास की तरफ से इजराइल के शहरों में, जो जा कर के अंदर फिर वही हालात करते। हमास ने तो बोल दिया है दोबारा हम वही हालात करेंगे 7 अक्टूबर वाली। तो ये कुछ मुश्किलें हैं। लेकिन इसके साथ, चूँकि अब इनके साथ आ गए हैं सभी, अमेरिका भी है
और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है, तो इजराइल पूरे उस पर आगे बढ़े जा रहा है। लेकिन जो देखिए सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो है आम आदमियों का। अभी जो 8,500 से ऊपर लोग मारे गए हैं गाजा में, उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 65 से 70% बच्चे और महिलाएं हैं। हमास के लोग ज़्यादा नहीं हैं। अब इसके ऊपर पूरी दुनिया में काफ़ी नाराज़गी उठ रही है, हर जगह। अरब वर्ल्ड में तो है ही, बाकी जगह भी, इवन यूरोप में और बाकी जगह पर कई देशों ने बोला है कि पॉज होना चाहिए इन नागरिकों के लिए बात जाने के लिए, और कल हुआ भी था जिसमें काफ़ी लोग निकले। अभी भी खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ के काफ़ी लोग हैं ड्यूअल सिटीजनशिप जिनकी है, वो वहाँ पर है, जिनको बाहर जाना है। WHO और UN के मुताबिक 20,000 घायल लोग अभी वहाँ पर हैं जिनको मदद नहीं मिल पा रही है। अस्पतालों का बुरा हाल है, मेडिसिन्स नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, उनके पास तेल नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें, चला सकें। ये काफ़ी मुश्किल है सिविलियंस के लिए। लेकिन इजराइल का भी कहना है कि ये कैसे वो करेंगे कि ये चीज़ हमास जो है अपने पकड़ में ले लेगी सारा सामान, और फिर वो लड़ते रहेंगे। तो इस तरह की मुश्किलें वहाँ हैं। अरब देश जो हैं वो पूरा समर्थन दे रहे हैं अभी हमास को, फिलिस्तीनियंस के लिए। सभी कई देश इसमें आ गए हैं कि टू नेशन थ्योरी जो है, जो इजराइल नहीं मानता कि वही एक इसका सलूशन है। तो इजराइल को अभी आज की तारीख में कई चीज़ों पर सामना करना पड़ रहा है। न्यूक्लियर बात भी बीच में आ रही है, ईरान ने भी न्यूक्लियर वार की बात कर दी। परसों इजराइल ने भी बोला था, लेकिन इजराइल ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि उसने अमेरिका को नसीहत दी थी कि आप आज कह रहे हैं कितने लोग मर रहे हैं मानवीय आधार पर। हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, सबको पता था कि इतनी ज़्यादा नरसंहार होगा, फिर भी वो बॉम्ब फेंके गए थे। तो उन्होंने वो लिंकिंग कर रहे थे कि यहाँ भी हमको पता है, फिर भी हम काफ़ी लोगों को बता चुके थे इजराइल कि ये खाली कर दें गाजा पट्टी, लेकिन नहीं खाली हुआ। तो ये चीज़ें हैं, कुछ ले करके चल रहे हैं जो मुश्किलें हैं, लेकिन इजराइल आगे बढ़ रहा है। उनको ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ है, उनको रेजिस्टेंस भी मिल रहा है हमास की तरफ से। लेकिन जिस तरह वो चल रहे हैं, आखिर में चल करके समय तो लगेगा, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में समय लगता है। ये समय लगेगा, उसके बाद ही ये कामयाब तो होंगे, लेकिन काफ़ी कीमत इनको भी चुकानी पड़ेगी, और हम जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनको भी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, इजराइल हमास संघर्ष में ईरान क्यों बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहा है, उसके अपने क्या हित हैं? नीरज जी, देखिए अभी आपने देखा होगा कि जिस दिन 7 अक्टूबर को हमास ने अपनी कार्रवाई की जी, उस समय ईरान ने हमास का बल्कि समर्थन किया था जी। उन्होंने उस समय कहा था कि इन्होंने लोहा लिया उनसे, उनके सामने, इजराइल के सामने खड़े हुए। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमास ने किया है और जो किया है अच्छा है। हम थोड़ा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो देखिए, जो संबंध हैं हम सभी समझते हैं कि ईरान का सिर्फ इजराइल से ही नहीं, अमेरिका से और पूरे वेस्ट से, यूरोप से संबंध जो है कभी ठीक नहीं रहे हैं जी। अगर और पीछे जाएं तो आप अगर याद करें कि जब शाह ऑफ ईरान थे जी, 70 के दशक लीजिए, उस समय इजराइल और ईरान के संबंध एक तरह से मधुर थे, अच्छे थे। मतलब उनके कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि पूरा जो है ईरान एक ओपन सोसाइटी, और जो ईरान भी उस समय, ईरान इजराइल दोनों ओपन सोसाइटी थे। इस तरह 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में जी, उसके बाद जो है जो नए ये इस्लामिक गवर्नमेंट बनी, उनसे जो है फिर संबंध इनके ख़राब होने शुरू हुए, और वो बढ़ते गए, क्योंकि इन्होंने इजराइल की जो पूरी उसकी एग्जिस्टेंस है कि इजराइल जो बना है उसी को उन्होंने मान्यता नहीं दी, और वो कहते थे कि इजराइल का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। और उसके बाद से चीज़ें बढ़ती रहीं, और जब ये हालत ये आ गई कि बीच में
ईरान भी एक अपने आप को एक मिलिटरली इक्विप करने लगा, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाने लगा। जी। और उस समय जो है इनको लगा, इजराइल को लगा कि अगर ईरान न्यूक्लियर हो गया हमारे बगल में रह के, तो ये जो है, क्योंकि एज इट इज़ बाकी देशों से तो इजराइल की लड़ाई हो रखी थी। जी। आप इजिप्ट लीजिए, आप जॉर्डन लीजिए, सीरिया लीजिए, यमन लीजिए, हर एक से लड़ाई थी और वहाँ उनको सबको जो है, सबके ऊपर इजराइल हावी रहा था। लेकिन यहाँ और एक यही नहीं, इजराइल तो तीन तीन लड़ाई एक साथ 3 देशों के साथ कर चुका था, इजिप्ट के साथ, जी। लेबनान के साथ और इधर सीरिया के साथ। जी। तो उस समय इजराइल को लगा कि एक ही यही है ईरान, और ईरान अगर न्यूक्लियर पावर हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी। और इसी बीच में ईरान ने भी अपने आप को अरब देशों में अपने आप को उसकी एक तरह से कहूँ नेतृत्व की क्षमता दिखाने लगा। जी। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी मिडिल ईस्ट, अरब कंट्री लीजिए, जीसीसी लीजिए, इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीजिए, हर एक में जो है ये चलती रहती है कि कौन लीडर है। चाहे वो टर्की का लीजिए, तुर्की लीजिए, वो भी आगे आना चाहता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी आगे आना चाहता है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, और किसी समय तो पाकिस्तान ने भी बोला था कि हम लीडर हैं, हम न्यूक्लियर स्टेट हो गए हैं। जी। जी। तो ये चीज़ वहाँ चलती रही है, इसलिए वो हमेशा डिवाइडेड तो रहे ही हैं। और इसी बीच में अगर देखा जाए तो ईरान पर जब ये न्यूक्लियर वाली चीज़ें आई थी उस समय, तो काफ़ी आपको याद है सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने। इनके बीच में बातचीत भी हुई थी, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। उस समय इनके न्यूक्लियर जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनसे इंस्पेक्शन की बात आई थी, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई और इसीलिए सैंक्शन लगाने पड़े अमेरिका को, और उस सैंक्शन के नीचे दबा हुआ था ईरान। जी। उस समय भी ईरान को लग रहा था कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के उसे दबा रहे हैं। जी। तो वो शुरू से ही ईरान इनके अगेंस्ट रहा है। और ईरान ने उसके बाद 2-3 चीज़ें और हुई जिससे कि ईरान ने इजराइल के ख़िलाफ़ काफ़ी हो गया। एक तो उसको लगा कि जो ईरान, यूएस और जो इनकी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो जो है इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। जी। उसको लगा कि इजराइल न्यूक्लियर फील्ड में आगे जा रहा है और आगे निकल गया तो ईरान ने कहा कि हमारी भी मुश्किल होगी। पूरी अरब मुस्लिम कंट्रीज में देखा जाए तो अभी पाकिस्तान है जिसके पास की न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बाकी नहीं, किसी के पास है नहीं, और डिक्लेयर नहीं किया ईरान ने न्यूक्लियर। बाकी उसके पास ताकत तो है ही है, चीज़ें उसकी चल भी रही थी। तो ये जो उस समय 1-2 चीज़ें और हुई, जैसे कि इजराइल ने देखा कि अगर ये न्यूक्लियर ताकत बढ़ती रहेगी तो इजराइल को आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि इनकी हम न्यूक्लियर ताकत को नष्ट करेंगे। जी। और इनके जो 1-2 प्लांट थे जो कि वहाँ इनके ईरान में थे, जहाँ पर कि लग रहा था कि इन्होंने प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वहाँ पर जो है कुछ ब्लास्ट हुए, बल्कि वो उस समय एक तरह से ध्वस्ती हो गया, जिसकी की ब्लेम इजराइल को ही देता है ईरान कि इजराइल की वजह से ही हुआ। और इजराइल ने ऑलरेडी बोला था कि हम जो है इनको इसमें बढ़ने नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि हम जो है वही हालत करेंगे इनकी न्यूक्लियर प्लांट्स की जो हमने इराक का 1981 में और सीरिया का 2007 में किया था। तो ये लेबनान का, हाँ, सीरिया का 2007 में इन्होंने अटैक किया था और वो नष्ट कर दिए थे उनके जो न्यूक्लियर जो फ्यूल प्रोसेसिंग हो थे। तो इसलिए जो है इसमें थोड़ी सी ये कट्टा इनके बीच में काफ़ी बढ़ती चली गई और इनकी डायरेक्ट लड़ाई तो नहीं हुई थी। हाँ, 2000 मेरे ख्याल से 18 में जब गोलान हाइट्स पर काफ़ी ईरान ने अटैक किए थे, काफ़ी मिसाइल्स दागी थी, और उस समय ईरान के, मतलब मैं कहूँगा, सपोर्ट में ही, डायरेक्ट तो नहीं हुआ था, लेबनान के थ्रू ही हुआ था और सीरिया से भी हुआ था, लेकिन उसका मुकाबला इजराइल ने काफ़ी एग्रेसिव होकर किया था और इस वजह से कोई फ़र्क उस पर आ नहीं पाया था। और इसमें 2021 में जो मैं कह रहा था, भी ईरान का एक नतांज करके जगह है जहाँ पर कि न्यूक्लियर बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था इनका, वो जो है उसमें ब्लास्ट हुआ और वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। तो
और इसी बीच में 2010 और 2020 के बीच में 5 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है इसके ईरान के मारे गए थे। तो ये दोनों चीज़ों में ईरान जो है ब्लेम करता है जी इजराइल को। जी। तो ये बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ईरान मौके ढूंढता रहा था। उसने तो ओपन दिखाया, हमेशा इसकी इजराइल की खिलाफत की थी। और अभी भी देखिए ईरान की एक पॉलिसी है, अभी ईरान ने हिजबुल्लाह डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है उसको, जो कि लेबनान में है। हमास को उसने सपोर्ट किया है, और हमास को तो नॉर्मल था कि वो तकरीबन $500 मिलियन की सहायता देता रहा। अभी देखिए इस लड़ाई में आ रहा है कि मैक्सिमम वेपन्स, मिसाइल्स और जितने भी हैं मिलते जुलते हैं ईरान की तरफ से। ईरान के पास जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल हो जाना बहुत बड़ी बात है। जो हौती जो सीरिया के विद्रोही हैं, और हौती विद्रोही का है कि वो भी ईरान समर्थित, ईरान पूरा समर्थन देता है। एक ही अंतर है, हिजबुल्लाह और हमास एक तरह से कहा जाता है कि ईरान से ऑर्डर भी लेते हैं जी। अपने देश में तो इंडिपेंडेंट है, हिजबुल्लाह तो लेबनान की गवर्नमेंट चलाता है, एक तरह से बैक करता है। हालांकि गवर्नमेंट अलग है। अभी भी देखिए लेबनान तो ये कह रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन हिजबुल्लाह वहाँ से सब कुछ कर रहा है। वो तो कहा कि हम वहीं से अटैक कर रहा है पूरा। उसी तरह हमास पूरा समर्थन ईरान से सब कुछ था, पैसे, हथियार, ट्रेनिंग। ये कहा जा रहा है कि सितंबर में इनकी ट्रेनिंग ईरान में हुई थी, हमास के कुछ रिबेल्स की जी। ये न्यूज़ में जो बता रहा हूँ, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की न्यूज़ है। ये भी है कि देखिए हमास ने जो वेपन्स बनाए हैं 80% वेपन्स खुद यही मैन्युफैक्चर किए हैं। भले वो क्रूड है, नहीं कि उन्होंने मॉडिफाई किए हैं। रूस की जो AK-47 है, AK-90 राइफल्स को उन्होंने मॉडिफाई करके स्टैंड बना के उस पर लगा लिया है, ऑटो फायर करने के लिए लगा लिया है कि फायर करेंगे। उनकी जो रॉकेट्स हैं वही हैं जो कि ईरान के पास हैं जी। तो उन्होंने कई चीज़ें, एक कैपेबिलिटी अपने आप तो हासिल कर नहीं सकते थे, तो वो यही है कि उन्होंने ईरान से कैपेबिलिटी हासिल की है। हौती वाले जो हैं वहाँ सोचिए मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने दागी थी अभी इसी लड़ाई में, जिसको कि मार गिराया इजराइल ने। अपने एरो 3 एक मिसाइल है जो उन्होंने एंटी मिसाइल बनाई है जी, कि मिसाइल के अगेंस्ट करने के लिए पहली बार उसका इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे किसी के पास नहीं है। हालांकि हौती को मैं यही कहूँगा कि वो लेते हैं सब, लेकिन काम अपने हिसाब से करते हैं, पूरा डायरेक्शन नहीं लेते इनका ईरान की। और ईरान की भी देखिए एक पॉलिसी है, ईरान की पॉलिसी है कि हम एम्पावर करेंगे, इनको एम्पावर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं बाकी गाइड करेंगे, लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं देंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर देंगे तो इनका इन्वॉल्वमेंट उसमें लगना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये इन्होंने अपनी पॉलिसी बना रखी है। और ईरान ने एक ग्रुप भी बनाया जिसको ये बोलते थे कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। ये एक्सिस ही बनाई जो कि रेसिस्टेंस करेगी इजराइल की, और उसमें हैं यही सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और यमन। तो इनको लेकर के उन्होंने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बनाया है। तो ईरान का ये शुरू से रहा है, और ये मौका मिल गया ईरान को अभी देख करके कि अब तो कोई अरब देश बोल नहीं सकता कुछ। इससे पहले उन्होंने देखा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल को अमेरिका एक साथ ला रहा था जी। उनके बीच संबंध बन रहे थे। उधर जो है चीन और रूस ने ईरान के साथ सीधा संबंध बना लिए। आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि रूस के भी कुछ हथियार और नॉर्थ कोरिया के हथियार इसमें मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी। तो ईरान अगर आज बढ़ रहा है, और ये हालांकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी वो कर रहा है, तो खुद उसका है। उसको देख रहा है कि बाकी कमज़ोर पड़ रहे हैं देश। उसने देखा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ये मिल गए इजराइल, तो उसकी मुश्किल हो जाएगी। उसने यह भी देखा कि जो इंडिया और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर बन जाता है तो चीन को लगा और उनको लगा कि तो बहुत मुश्किल होगा। तो चीन और रूस भी, उनका साथ इसको मिला है, तो इसको थोड़ा और बैकअप मिल गया है ईरान को आगे बढ़ने का, बोलने का। तो ये जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो है इसमें बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखिए जॉर्डन ने अभी भी लड़ाई इसमें शामिल नहीं है जी। जॉर्डन ने अपने आप को दूर रखा है, लेबनान गवर्नमेंट ने दूर रखा है, लेकिन बाकी सारे जितने हैं सब टेररिस्ट ग्रुप ईरान के समर्थित हैं जी। दूसरा, इसके अलावा अभी देखिए इराक और इजिप्ट में अमेरिका के बेसिस पर भी कुछ अटैक हुए हैं। वो अटैक भी बड़ा क्लियर, अमेरिका ने साफ बोला है ये तो ईरान समर्थित हैं सारे।
जी। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये हुआ इस तरह तो हम जो है पूरी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ईरान बुरा खुल के है, उसको भी डर है, उसको पता है कार्रवाई होगी तो कुछ पता नहीं कि रूस चाइना आएंगे, क्योंकि डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि रूस चाइना आएंगे, चीन आएंगे अगर ये चीज़ होगी, जी। अगर अमेरिका ने ऐसा किया। जी। ईरान को यह भी पता है कि अगर अमेरिका सीधी कार्रवाई करता है ईरान पर जी। तो बाकी शायद ही अरब देश इतना जल्दी कुछ करने के लिए आएंगे, जी। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सब कुछ किया। जी। अभी भी वो सब जगह इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने रास्ते पर चल रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, ईरान चाहता है कि वो उभर कर आए, जी। वो चाहता है कि ये मौका है उसके पास कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को अपनी लीडरशिप दिखाए जी। कि हम ये कर सकते हैं। उसने बड़ा साफ बोला कि हमास एक ऐसा नया आया है, एक ग्रुप जो कि इजराइल जिसको समझा जाता था कि ये तो इससे कुछ लोहा लिया ही नहीं जा सकता, उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है जी। और उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह। तो ये जो चीज़ है उसको लेके चल रहा है। लेकिन दो चीज़ें ईरान को भी समझनी पड़ेंगी। अगर हमास को इसी तरह इसका मनोबल बढ़ाते रहे, समर्थन करते रहे, तो क्या हमास को दोबारा एक ISIS और अलकायदा बनाएंगे जी। और फिर अगर वो हुआ तो फिर क्या वही हाल होगी जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया था या इराक में किया था। जी। होने को ये भी एक पहलू है जो मैं कह रहा हूँ, जो कि ईरान को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस माहौल में जबकि खुल करके रूस और चीन ईरान के समर्थन में नहीं आए हैं, जब मैं तब से कर रहा हूँ जब अमेरिका ने बोला है कि ये ईरान के ग्रुप्स जो हैं अटैक कर रहे हैं इनके अमेरिकन बेसिस पर। गल्फ में ऑलरेडी, या मैं कहूँगा मिडिल ईस्ट में काफ़ी बड़े अमेरिका के बेसिस हैं, जितने रूस चाइना चीन के नहीं हैं। आप देखिए 5th फ्लीट हेडक्वार्टर बहरीन में है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कतर में है, मिडिल ईस्ट में उसने दो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स ला दिए हैं, रेड सी में उसने अपनी बढ़ा ली है। और इजराइल का ऑफेंसिव लेट इसीलिए किया गया कि अमेरिका अपनी पूरी जितनी बेसेज हैं मजबूत कर ले पूरे मिडिल ईस्ट में। तो अगर ये हालत है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ईरान ज़्यादा कुछ कर पाएगा। हाँ, न्यूक्लियर ऑप्शन का उसने बीच में बात किया था, लेकिन यह है कि दोनों इजराइल और ईरान दोनों अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हैं, हो सकते हैं, क्या हैं अगर देखा जाए तो। और इन्होंने भी ये थ्रेटन किया है कि ये अटैक करेंगे इजराइल के जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन पे सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। और इनफैक्ट उनकी एयर डिफेंस के लिए ही 7 तारीख को हुआ, 9 तारीख को और एयर डिफेंस इक्विपमेंट उनके पास अमेरिका से आ गए थे रोकने के लिए। तो ये रडार से लेकर के सारी चीज़ें, स्पेस वॉर, साइबर भी अब उन्होंने, अमेरिका ने वहाँ तक अपनी शुरू कर दी है एक्टिविटीज़। तो इन सबको देख करके मुझे नहीं लगता कि मुकाबला ईरान कर पाएगा। और ठीक है, अमेरिका कितना आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अलग की बात है, लेकिन जहाँ जहाँ अमेरिका गया, आप चाहे इराक लीजिए चाहे अफगानिस्तान लीजिए, नुकसान तो वहाँ का ही हुआ है लोगों का। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ है, ईरान को सोचनी पड़ेगी इससे पहले कि ईरान इस लड़ाई में कूद पड़े। जी बिल्कुल सर। और लेकिन कूद पड़ा तो देखिए इजराइल की मुश्किल तो बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी 2-3 फ्रंट हो गए हैं इनके, और ईरान इसी तरह सपोर्ट करता रहा। वही अगर हूती वाले आ गए तो मतलब यमन भी आ गया। तो यमन के आने से, हालांकि यमन अभी भी डिस्टेंस बनाया हो, तो ये सारे यही कह रहे हैं कि तो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लेकिन देखा जाए तो सब तो उन्हीं के, बल्कि वो वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे हैं। हूतीज का पूरा बोलबाला है उस इलाके में जहाँ पर है, वहाँ यमन की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इधर हिजबुल्लाह के इलाके में जो साउथ लेबनान है जहाँ से अटैक करते हैं, वहाँ लेबनान कुछ नहीं कर पाता, इन्हीं का सब कुछ है। तो ये एक चीज़ है जो कि देखना पड़ेगा। और ईरान अगर इनको ज़्यादा आगे बढ़ेगा और बढ़ाएगा, और मान लीजिए इतना अटैक जैसे अभी चल रहा है हमास के ऊपर, इतना चले, कभी बाद में उनके एक ख्याल में आया कि ईरान ने तो हमको ज़्यादा फंसा दिया ले आकर के, अचीव कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हुआ नहीं, और हमारा नुकसान और ज़्यादा हो रहा है। तो ये अगर फीलिंग आ गई तो ये तो उल्टी पड़ सकती है ईरान के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ईरान को भी सोचना पड़ेगा सीधा जाने से पहले। जी बिल्कुल सर। सर, रूस यूक्रेन युद्ध की ताज़ा स्थिति क्या है? जी देखिए, जो रूस यूक्रेन का है अभी भी वही है। वहाँ कुछ
ज़्यादा आगे कोई नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि रूस आगे जरूर थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अभी जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो अभी गए थे, अपने लग रहा है कि अब ये वॉर फटीक की जो हम बात कर रहे थे कि कभी ना कभी ये लोग हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे ये युद्ध इतना लंबा खिंचने से, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और वही चीज़ खुद इनके यूक्रेन के जो सैनिक हैं या उनकी मिलिट्री में हो रहा है, उनके लोगों में हो रहा है, जो वहाँ अभी प्ले कार्ड लेके घूम रहे हैं युद्ध रोकने के लिए। वो कुछ जो जहाँ पर लड़ाई चल रही है उन इलाके के तो लोग कह रहे हैं कि भाई कोई भी सहमति हो जाए, हम उधर भी जाने को तैयार है, इधर भी रहने को तैयार है, बट बंद करो ये। नाटो के जो देश हैं वहाँ के लोग ही परेशान हैं कि इतने पैसे हम लोग देते गए, अपनी इकॉनमी को हमने इतना जो है नीचे कर लिया, लेकिन वहाँ अचीव मिल कुछ नहीं रहा है। अभी देखिए इटली के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इसका कोई एमिकेबल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक हो। मतलब अब बात ये आ रही है कि किसी तरह इसका सोल्यूशन निकाला जाए। जहाँ तक ग्राउंड लेवल की बात है, अभी मंगलवार को देखिए 2 दिन पहले सबसे भीषण अटैक रूस ने किया यूक्रेन के 110 ठिकानों पर, अदर शहरों पर, छोटे मोटे सभी मिला करके। उन्होंने खुद बोला, इनके यूक्रेन के जो रक्षा मंत्री का ये कहना है कि इतना भीषण अटैक जो है इस साल में कभी हुआ ही नहीं जिस तरह हुआ। काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान वहाँ पर हुआ है। तो ये जो है अब नुकसान उधर ज़्यादा जा रहा है। रूस जो है अब कुछ इलाकों में गेन कर रहा है, अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। अभी विंटर्स आने वाले हैं, बर्फ पड़ेगी तो ये मूवमेंट और कम हो जाएगी, यूक्रेन ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। यूक्रेन को F-16 मिलने थे जो अगले साल अप्रैल मई में मिलने हैं। और अभी का जो है रूस के जो रक्षा मंत्री ने बोला है कि पिछले 1 महीने में उन्होंने यूक्रेन के 37 विमान उनके एयर डिफेंस ने मार गिराए हैं। उनको कहना है कि इससे आधे मिलने वाले हैं F-16, उनको भी हम इसी तरह मार गिराएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और रूस जो है कुछ इलाकों में जैसे कुपियांस्क है वहाँ पर, बखमूत में, देन अब्दीका में और डोनेस्क ओब्लास्ट में कुछ आगे बढ़ता दिख रहा है। उसने जो नए अपने रिक्रूटमेंट की थी उनको आगे ले आया है और वो उन जगहों पर जा रहे हैं। हालांकि बखमूत, नॉर्थ बखमूत में या रादर ईस्टर्न बखमूत में जहाँ पर यूक्रेन है, वहाँ लड़ाई अभी भी बराबरी पर चल रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यूक्रेन सिर्फ बखमूत और जापोरिजिया में थोड़ा सा रुका हुआ है, यूक्रेन ने रोका हुआ है। अदरवाइज और किसी जगह पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पहले उसने एरियल काफ़ी एक्शंस करते थे यूक्रेन ने, चाहे वो ड्रोन्स का था, चाहे मिसाइल्स का था, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इस हिसाब से जो यूक्रेन है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो कि एक मुश्किल है उसके लिए। और अभी जेलेंस्की गए थे अपने ट्रूप्स का मनोबल बढ़ाने के लिए। उन्होंने ये भी बोला कि इतनी जल्दी जो है हम कहीं रिजल्ट नहीं दे सकते, रिजल्ट लेट ही आता है ऐसी लड़ाई में। ये साफ दिखाता है कि उनका मनोबल उनके ट्रूप्स का जो है अभी नीचे है। रूस का नेचुरली ऊपर होगा क्योंकि रूस 2 काम कर रहा है। एक तो इनके एनर्जी सेक्टर पर वो ज़्यादा नुकसान कर रहा है यूक्रेन के, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं और उसमें और ज़्यादा मुश्किल होगी इनको। और दूसरा जो है रूस ने जो अपने लांसेट लॉयटर UAVs या ड्रोन्स कहिए, लांसेट नाम है उनका, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, उनको जो है उसने एक्सप्लोजिव्स डाल करके बना रखा है जो बहुत सटीक निशाना ले रहे हैं और बहुत नुकसान कर रहे हैं यूक्रेन का। तो ये जो है लग रहा है कि विंटर्स तक कहीं ऐसा ना हो कि रूस आगे बढ़ जाए और इस पोजीशन में होगा कि वो डिक्टेट करे कि नहीं, अगर लड़ाई ख़त्म करनी है तो हमारे टर्म्स पर होगी, जो रूस चाहता भी है।
तो ये अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हथियार एम्यूनिशन की कमी अभी भी है यूक्रेन में, और इजराइल हमास की लड़ाई को में और जो अरब कंट्रीज से जितना डर अभी या वहाँ से जो अमेरिकन बेसेज पर अटैक्स कुछ कंट्रीज में इराक और इजिप्ट में हुए हैं, वहाँ पर फोकस अब उस तरफ जा रहा है। तो इसलिए ये लड़ाई अभी जो है, अभी तक तो लग रहा है कि रूस के फेवर में जा रही है। सर, दक्षिण चीन सागर में चीन की चुनौतियों को देखते हुए हमारी क्या तैयारियां हैं? अब तो चीनी पोत श्रीलंका में आकर रिसर्च के नाम पर अपने छिपे एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? देखिए, साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें तो साउथ चाइना सी में पता है कि वहाँ चीन अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। उसने हम जानते हैं कि वहाँ पर उसने मैन मेड आइलैंड्स बना रखे हैं, खुद आइलैंड्स बनाए हैं वहाँ पर, और उनको मिलिटराइज भी कर रखा है। वहाँ जो है वो क्लेम करता है कि उसकी उस इलाके में जो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो उसका एक्सक्लूसिव है, जबकि वहाँ पर फिलीपींस, वियतनाम, उसमें मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र को कहता है कि नहीं, उनका नहीं है, ये उन्हीं उसी का है। तो ये जो की चीज़ें, और दूसरी चीज़ जो क्यों हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। और इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि वो जैसे स्प्राटली आइलैंड्स हैं, उसमें पार्सले आइलैंड्स हैं, उन सब जगहों पर उसने कई जगह अपनी मजबूती बढ़ा ली है, मिलिटराइज कर लिया है। कई जगह पोर्ट्स बना रखे हैं, कई जगह उसने एयर स्ट्रिप्स बना रखी हैं जिसका इस्तेमाल वो कर रहा है। पूरे इलाके में उसने छोटी छोटी नौकाएं बढ़ा दी हैं फिशरीज के नाम पर कि वो फिशिंग कर रहा है, जो कि एक्चुअली उसे नहीं करना चाहिए, उसका इलाका नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। और इस इलाके में सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो सबको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। खास करके ऑयल भंडार, तेल का भंडार और नेचुरल गैस का भंडार जो है बहुत ज़्यादा है। कहा तो ये जा रहा है कि वहाँ तकरीबन मतलब एक तरह से पूरे उस इलाके का की जितनी ज़रूरत है वो सारी वहाँ से पूरी हो सकती हैं। तकरीबन 110 करीब 11 बिलियन बैरल वहाँ पर जो है क्रूड ऑयल है का भंडार है, जो एक्सप्लॉइट होना है अभी। करीब 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। तो इस चीज़ें से इनकी इससे वहाँ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से इतनी चाइना जो है वो हर हालत में उसको अपने कंट्रोल में ही रखना चाहता है, वो वहाँ से छोड़ना नहीं चाहता उसमें। लेकिन जो बाकी देश हैं वो भी अपना कंट्रोल तो रख रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चाइना ने अपना वहाँ प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। करीब जो दूसरी चीज़ जो ट्रेड की है, मैक्सिमम ट्रेड देखिए उस इलाके से होता है, चीन का भी और बाकियों का भी। इवन भारत का 55% करीब जो सी ट्रेड है वो वहाँ से होता है। तो महत्ता तो उसकी काफ़ी है। और जो हमारी है चीन का, देखिए पहले कोस्टल नेवी थी, उसने अभी ब्लू वाटर नेवी कर लिया है। भारत को भी ज़रूरत है कि अभी कोस्टल नेवी जो हमारे कोस्ट के आसपास, और हम अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और बियॉन्ड थोड़ा देख रहे हैं, हमको और डीप जाना पड़ेगा, कैपेबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है। इसके बारे में हमारे प्रेजेंट नेवल चीफ और पहले भी लोग बोल चुके हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक ब्लू वाटर नेवी बने, लॉन्ग डिस्टेंस, जिसे हमें और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, रडार्स चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं, और जिसके हम आगे बढ़ भी रहे हैं। और फिलहाल जो है उस क्षेत्र के लिए भारत बाकी देशों से कोऑर्डिनेट कर रहा है। जैसे अमेरिका के साथ हमने रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए करार किए हुए हैं। हमने फिलीपींस, वियतनाम, जापान के साथ मिलकर के क्वाड बनाया है, एक्सरसाइजेज भी की हैं उस इलाके में। हमारी नेवी ने, हमारी एयरफोर्स ने जा कर के जापान के साथ एक्सरसाइजेज की हैं, फिलीपींस में और नेवल एक्सरसाइजेज की हैं। एज लेट एज हमने अभी देखिए मई के महीने में एक्सरसाइजेज की थी वहाँ पर। और जो हमने
इंफॉर्मेशन गैदरिंग अरेंजमेंट्स खास करके किया है इनमें, और उसमें जो हमारी जो पॉलिसी है नेबर फर्स्ट की पॉलिसी, उस पर भी आगे चल रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिल करके चलने के लिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जो सागर पॉलिसी लॉन्च की थी, उसमें भी आपने मतलब बेसिकली वो भी हमारे रीजनल उसके लिए ही थी, जो उसका मतलब यही था कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। वही सागर है जो हम पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि सभी को साथ लेके चलें कि सबकी सिक्योरिटी हो, और एम तो वही था कि चीन के प्रभुत्व को वहाँ कम करें। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन हो सके, और हमारी प्रेजेंस भी यहाँ आसपास हो, चाहे स्टेट ऑफ मलाक्का है चाहे आगे है वहाँ तक हो, हमारे नेवल प्रेजेंस कहीं ना कहीं रहे। इसीलिए हम पोर्ट्स पर जाते आते रहते हैं हमारे नेवल शिप्स, कि हम जब इंफॉर्मेशन मिले हम जो है वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखा सकें, और जो कार्रवाई हो सकती है सबके साथ मिल के वो भी कर सकें। अभी ये जो नेवल एक्सरसाइजेज मैंने अभी बात की थी, अभी हमने लेटेस्ट मई में की थी, जिसका नाम था AIME एशियन इंडिया आसियान इंडिया मिलिट्री मेरीटाइम एक्सरसाइज, आसियान इंडिया मिलिट्री मेरीटाइम एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज हमने मई में की थी जो कि, लेकिन इस एक्सरसाइज को भी देखिए बड़ी एक्सरसाइज थी, जिसको चीन ने भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था, और चीन हमारी हर हरकत मॉनिटर करने के लिए ही श्रीलंका को उसने डेथ ट्रैप में लिया है। और हमको पता है कि जो ये हबनतोता वाला जो पोर्ट है उसको 99 ईयर लीज पर ले रखा है, वहाँ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाता रहता है, उसकी शिप्स आती जाती रहती हैं, और उसकी जो ये अभी शिप आई थी उसकी, जिस पर इंडिया ने काफ़ी अपना विरोध जताया था, और बेसिकली स्पाई शिप ही थी आकर के वो इसी के लिए थी कि इंफॉर्मेशन गैदर करे। तो ये जो चीज़ें हैं इसका भी, इसके बारे में भी इसका कार्ड भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जो भारत ऑलरेडी इस पर है। और एक भारत ने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया हुआ है मेरीटाइम और बाकी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, जिसमें कि करीब ये गुड़गांव में स्थित है, 2018 में बनाया गया था, और इसका लिंकेज जो है करीब 67 और लोकेशंस के साथ है, और इसमें तकरीबन जो है 25 देश शामिल हैं। इस जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बना है इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, और इसमें जो है 12 देशों के लाइजन ऑफिसर्स ऑलरेडी मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि जिसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के भी शामिल हैं। तो आप देखिए कि एक ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है भारत इसमें। हाँ, ज़रूरत यह है कि भारत को डीप जो कहते हैं अपना ब्लू वाटर नेवी बनने की जरूरत पड़ेगी, अपनी कैपेबिलिटी, नेवल कैपेबिलिटी और बढ़ानी पड़ेगी, एयर कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, कि हम और ज़्यादा और जल्दी जा कर के और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर एक्शन ले सकें, अपनी प्रेजेंस दिखा सकें और चीन को रोक सकें। सर, पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान लौटने को मजबूर हो रहे हैं, जिसे एक और मानवीय संकट के रूप में देखा जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए जो पाकिस्तान का है ये तो बेसिकली अफ़गानिस्तान से माइग्रेशन पाकिस्तान में बहुत शुरू से है, 70 के दशक से है। रूस जब आया था तब भी लोग माइग्रेट हुए थे, जब रूस अफ़गानिस्तान में आया था, और अमेरिका के आने के बाद तो लोग माइग्रेट होते। तालिबान जब आया था अमेरिका से पहले तब भी लोग माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आए थे, और अभी अमेरिका के जाने के बाद आप देखिए बहुत लोग आए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि 20 लाख से ऊपर लोग तकरीबन अफ़गानी पाकिस्तान में थे या हैं, जिसमें से 2 लाख तो चले गए हैं अभी तक। जो न्यूज़ है ये अभी BBC की कि 2 लाख के करीब चले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दे रखा था पिछले महीने 1 नवंबर का कि जो भी बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं वो वापस चले जाएं। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यही अफ़गानिस्तान के लोग हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट थे नहीं और एज ए रिफ्यूजी आए थे वो।
अपने देश को छोड़ करके। कई तो ऐसे हैं जो सालों साल रह रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको भी निकाला जा रहा है। और इसमें मैक्सिमम जो नुकसान एक्चुअली देखा जाए तो विरोध बहुत हो रहा है इसका, कि एक साथ ऐसे लोग कैसे जाएंगे। अफ़गानिस्तान की हालत वैसे ही बहुत ख़राब है, अभी उसकी इकॉनमी ठीक नहीं है, अभी उनके यहाँ ये अर्थक्वेक आया था, उससे भी नहीं उबर पाए हैं। तो इतने लाख लोग अगर जाएंगे तो कैसे उनका कुछ कर पाएंगे? कौन देखभाल करेगा, कौन देखेगा उनको? यूनाइटेड नेशंस और बाकी ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने बोला है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, औरतों और बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा उनके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा। और वो लोग जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका या बाकियों के समर्थक थे, इनके सेनाओं के साथ काम किए थे, जो इधर आ गए थे, उनको जो है सबसे बड़ा डर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत रोष है। कई देशों ने बताया है, अफ़गानिस्तान ने खुद बोला है कि इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि इतने लोगों को वहाँ जगह नहीं दे पाएगा। लेकिन मेन कारण तो सिर्फ यही नहीं है कि ये हो रहा है इसमें, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का हम जानते हैं कि पिछले जो करीब 1 साल से संबंध अच्छे नहीं हैं। इनकी बॉर्डर्स पर फायरिंग हो रखी है, दोनों तरफ के कुछ सोल्जर्स मारे गए हैं, यहाँ तक कि आर्टिलरी फायरिंग तक हो रखी है पिछली जून जुलाई में। तो ये जो है एक कारण ये भी है कि संबंध इनके अच्छे नहीं हैं। टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने इतना इनके ऊपर तहलका मचाया हुआ है, इनका नुकसान कर रहा है हर जगह, खैबर से पख्तूनख्वा से लेकर के ऊपर तक, जहां पाकिस्तान कहता है कि पूरा उन्हीं की देन है, अफ़गानिस्तान की देन है। उनका ये भी कहना है कि ये जो लोग हैं ये सब वही बन जाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, उनको डर है कि इसमें से वोटर्स वोटिंग भी करने जाएंगे और फिर जो पार्टी है उनका नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें लेकर के वहाँ पर पाकिस्तान को जो है बहुत डर है इसके बारे में, और इसी वजह से वो इन लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं। रादर अब तो फोर्सिबली निकाला जा रहा है। कुछ और देश हैं, जैसे इंग्लैंड के भी कुछ काफ़ी पासपोर्ट होल्डर्स थे, ड्यूअल सिटीजनशिप होल्डर थे, और कुछ अफ़गानी थे जिन्होंने मदद की थी अमेरिकन इंग्लैंड के फोर्सेस की, मिलिट्री की उनके, और ब्रिटिश काउंसिल वगैरह में कुछ टीचर्स थे। उनको अपना खुद जो है इंग्लैंड एवेक्यूएट कर रहा है, उनके लिए प्लेन्स भेज रहा है, 12 भेज करके, और उनको निकालेगा, ले जाएगा अपने यहाँ। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मानवीय आधार पर इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। एक बाइक ऐसी चीज़ें करने का इतने शॉर्ट नोटिस में, और यूएन का तो ये कहना है कि ये तो मौका ही नहीं मिला लोगों को कि अपने डॉक्यूमेंट बना पाएँ। जो वहाँ से आ गए वो तो भागना पड़ा, डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेके नहीं आए। तो ये भी एक पहलू है जो कि चल रहा है। लेकिन अभी तक जो है उसमें पाकिस्तान तो एडमिट चाहता है कि नहीं, ये तो अपने देश में वापस जाने ही चाहिए, और हो सकता है कि ये भी एक मुद्दा बने और एक और मुश्किल जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान के लिए खड़ा करें। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने विस्तार से इजराइल हमास संघर्ष की अब ताज़ा स्थिति क्या है, ये संघर्ष किस दिशा में जाता दिख रहा है, और इससे जुड़े अनेक पहलू आपने सामने रखे। इजराइल हमास संघर्ष में ईरान की भूमिका आपने 70 के दशक के जो संबंध थे ईरान और इजराइल से, वहाँ से शुरू की और वर्तमान में लाकर ख़त्म की। बड़े विस्तार से आपने सारी जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने ताज़ा स्थिति बताई हमेशा की तरह। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों पर आपने विस्तार से बात रखी, और चीनी पोत श्रीलंका में क्यों आ रखे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस पर आपने जानकारी दी। पाकिस्तान में एक और जो मानवीय संकट खड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं किस तरीके से जो अफ़गानी लोग हैं उनको भगाया जा रहा है, वो जहाँ पर रह रहे थे उन मकानों को ढाया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों पर आपने विस्तार से अपनी राय रखी। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम भी हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। सर, आप इस चर्चा से जुड़े इस कार्यक्रम को सार्थक और सारगर्भित बनाएं, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।